चलिए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास दत्ता का हिंदी में अनुवाद। दत्ता। उन दिनों हुगली ब्रांच स्कूल के हेडमास्टर साहब विद्यालय के रत्न कहकर जिन 3 लड़कों का निर्देश करते थे, वे तीनों 3 अलग अलग गांवों से प्रतिदिन 1 कोस का रास्ता तय करके पढ़ने आते थे। परंतु तीनों में कैसा अपूर्व प्रेम था। ऐसा कोई दिन न जाता था जब तीनों मित्र स्कूल के रास्ते में एक ठूंठ वट वृक्ष के नीचे एकत्र होकर साथ साथ स्कूल न जाते हों। तीनों के ही घर हुगली के पश्चिम में थे। जगदीश आता था सरस्वती का पुल पार करके दिधड़ा गांव से, और वनमाली तथा रास बिहारी आते थे पास पास बसे हुए कृष्णपुर एवं राधापुर नाम के गांवों से। इनमें जगदीश सबसे अधिक मेधावी था, किंतु उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। पिता पंडिताई करते थे, किसी तरह यजमानी से घर गृहस्थी चलती थी। वनमाली के घर वाले संपन्न थे, उसके पिता को लोग कृष्णपुर का जमींदार कहते थे। रास बिहारी के घर की हालत भी अच्छी थी। जमा जमीन, खेती बाड़ी, तालाब, बाग, जिन चीजों से देहात में अच्छी तरह घर गृहस्थी चलती है, वह सभी उनके पास था। इतना होने पर भी लड़के जो शहर में भाड़े का मकान लेकर नहीं रहते थे और तूफान में, पानी में, सर्दी गर्मी सब सहकर इतनी दूर से रोज स्कूल आते थे, उसका कारण यही था कि उन दिनों कोई माता पिता लड़कों के इस कष्ट को कष्ट समझते ही न थे। उल्टा वे समझते थे कि इतना कष्ट उठाए बिना विद्या आती ही नहीं। इसी तरह पढ़कर तीनों लड़कों ने एंट्रेंस पास किया था। उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसी को साक्षी करके तीनों मित्र प्रतिदिन यह प्रतिज्ञा करते थे कि वे जीवन में कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी विवाह न करेंगे, तीनों वकील बनकर एक ही घर में रहेंगे, सब कमाई एक ही संदूक में रखेंगे और उससे देश का काम करेंगे। यह तो थी लड़कपन की कल्पना, किंतु जो कल्पना नहीं सत्य है, वह अंत में जाकर किस रूप में प्रकट हुआ, वही संक्षेप में बताता हूँ। मित्रता को पहला धक्का लगा बीए क्लास में। उस समय कलकत्ता में केशव चंद्र सेन का प्रचंड प्रताप था। उनके व्याख्यानों में बड़ा जोर होता था। उस जोर को देहात के ये बच्चे संभाल न सके, उसी के प्रवाह में बह गए। बह तो गए, किंतु वनमाली और रास बिहारी जिस तरह खुल्लम खुल्ला दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, जगदीश वैसा न कर सका। वह टाल मटोल करने लगा। वह सबसे मेधावी अवश्य था, किंतु दुर्बल मन का था। फिर उसके पुरोहित पिता उस समय भी जीवित थे। वनमाली और रास बिहारी के साथ वह कठिनाई न थी। कुछ समय पूर्व ही पिता के मर जाने के कारण वनमाली खुद कृष्णपुर का जमींदार हो गया था और रास बिहारी अपनी जायदाद का एक छत्र सम्राट था। इसलिए थोड़े ही दिन बाद ये दोनों मित्र ब्राह्म परिवारों में विवाह करके विदुषी स्त्रियां ले आए, किंतु दरिद्र जगदीश को वह सुविधा नहीं मिल सकी। उसे समय पर कानून का इम्तिहान पास करना पड़ा और एक गृहस्थ ब्राह्मण की 11 साल की कन्या से विवाह करके अर्थोपार्जन के लिए इलाहाबाद चले जाना पड़ा। उधर वनमाली और रास बिहारी को जो काम कलकत्ता में रहकर बड़ा सरल जान पड़ता था, वही गांव में लौटने पर कठिन हो गया। बहुएं ससुराल में आकर घूंघट नहीं काटती, जूता मोजा पहनकर राह में चलती हैं। तमाशा देखने के लिए 2-4 गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती है। सारे गांव में इसे लेकर ऐसी बुराई और निंदा शुरू हुई कि बिल्कुल निरुपाय हुए बिना वहां उनका रहना दूभर हो गया। वनमाली के लिए तो साधन था, इसलिए वह गांव छोड़कर कलकत्ता में आकर रहने लगे और केवल जमींदारी पर निर्भर न करके व्यवसाय भी शुरू कर दिया। परंतु रास बिहारी की आमदनी ज्यादा न थी, इसलिए वह निंदा सहकर भी किसी तरह गांव में ही दिन बिताने लगा। इस तरह तीनों मित्र, एक इलाहाबाद, एक राधापुर
और एक कलकत्ता में जा रहे और आजीवन अविवाहित रहकर एक साथ रहने, एक संदूक में रुपया जमा करने और देशोद्धार करने की उनकी प्रतिज्ञाएं स्थगित हो गईं। जिस ठूंठ वट वृक्ष को साक्षी किया था वह किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा न चलाकर चुपचाप हंसता रह गया। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। शायद ही कभी तीनों मिल पाते थे, किंतु बचपन का प्रेम एकदम समाप्त नहीं हो सका। जगदीश को पुत्र हुआ तो उसने इलाहाबाद से वनमाली को यह खुशखबरी देते हुए लिखा, तुम्हें यदि लड़की हुई तो उसे अपनी पुत्र वधू बनाकर मैं लड़कपन में किए पाप का प्रायश्चित कर डालूंगा। तुम्हारी दया से ही मैं वकील बनकर आज सुख से हूँ। यह बात कभी नहीं भूल सकता। वनमाली ने जवाब में लिखा, बहुत अच्छा, तुम्हारे पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, किंतु मुझे लड़की होने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मंगलमय आशीर्वाद से यदि कभी संतान हुई तो तुम्हें दूंगा। चिट्ठी लिखकर वह मन ही मन हंसा, कारण 2 बरस पहले उसके दूसरे मित्र राज बिहारी को जब लड़का हुआ था तब उसने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। रोजगार अच्छा चल जाने से इस समय वह खूब धनवान हो गया है और सभी उसकी लड़की लेना चाहते हैं। यह 4-6 महीने की बात नहीं है, मैं 25 बरस की कहानी कह रहा हूँ। वनमाली बूढ़े हो चले हैं, कई साल से रोगी रहने के बाद खाट पर ऐसे पड़ गए हैं कि उनके मन में आता है अब उठना ना होगा। वे सदा से भगवत परायण एवं धर्म भीरू रहे हैं, उन्हें मरने का कोई भय नहीं। एकमात्र कन्या विजया का विवाह करने का योग नहीं जुट सका, इसी से वे कुछ क्षुब्ध थे। उस दिन तीसरे पहर सहसा विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, बेटी, मुझे पुत्र न होने का जरा भी दुख नहीं है, तू ही मेरी सब कुछ है, यह ठीक है। पर अब भी तेरे 18 बरस पूरे नहीं हुए हैं, किंतु तेरे सिर पर इतनी बड़ी जमींदारी एवं व्यवसाय का बोझ रखते हुए मुझे जरा भी भय नहीं है। तेरे माँ नहीं है, भाई नहीं है, चाचा ताऊ कोई नहीं है, फिर भी मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मेरी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। केवल एक ही अनुरोध किए जाता हूँ बेटी कि जगदीश चाहे जो हो और जो करे, वह मेरा बचपन का मित्र है। किसी भी हालत में उसका घर बार बिकवा कर कर्ज ना वसूल करना। उसका एक लड़का है, उसे आंखों से तो देख नहीं पाया, किंतु सुनता हूँ बड़ा भला लड़का है। बेटी, बाप के दोष के कारण उसे निराश्रय न करना, यही मेरा अंतिम अनुरोध है। विजया ने अश्रुरुद्ध कंठ से कहा, बाबूजी, तुम्हारा आदेश मैं कभी अमान्य न करूंगी। जब तक जगदीश बाबू जिएंगे उन्हें तुम्हारे ही समान मानूंगी, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के को कैसे छोड़ दूंगी? उन्हें तुमने आंख से नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। यदि उन्होंने सचमुच शिक्षा प्राप्त की है तो वे अनायास ही पिता का ऋण चुकाने में समर्थ होंगे। वनमाली लड़की की ओर देखते हुए बोले, कर्ज भी तो थोड़ा नहीं है बेटी, लड़का है, ना चुका सका तो। लड़की ने उत्तर दिया, बाबूजी, जो नहीं चुका सकता वह कुसंतान है, उसे आश्रय देना उचित नहीं है। वनमाली अपनी इस सुशिक्षित तेजस्विनी कन्या को पहचानते थे, इसलिए ज्यादा जोर नहीं दिया, केवल एक निश्वास लेकर कहा, सब बातों में भगवान को अपने सिर पर रखकर जो कर्तव्य हो उसे करना बिटिया। तुम्हें कोई विशेष अनुरोध करके मैं बंधन में नहीं बांधना चाहता। इतना कहकर वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर लंबी सांस लेकर बोले, तू नहीं जानती बेटी कि यह जगदीश जब अच्छी हालत में था तभी तेरे जन्म के पूर्व ही तुझे इस लड़के के लिए मांग लिया था। मैंने भी बात हार दी थी। कहकर वे उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। उनकी बेटी बचपन में ही मातृहीन हो गई थी, इसीलिए वही उसके माता पिता दोनों थे। इसीलिए विजया पिता से माता के साथ किए जाने वाले हठ का प्रयोग करने में संकोच नहीं करती थी। बोली, तुमने मुंह से ही वचन दिया था, मन से तो नहीं दिया था। क्यों नहीं बेटी, यदि वैसा होता तो क्या एक बार उन्हें अपनी आंखों से देखने की भी इच्छा न करते?
राज बिहारी से जब सुना था कि वह माँ के समान ही दुर्बल है और डॉक्टर लोग भी उसके दीर्घजीवी होने की आशा नहीं करते, तब निकट रहने पर भी मैंने उसे बुलाकर देखना नहीं चाहा। इसी कलकत्ते में किसी बासे में रहकर वह बीए में पढ़ता था। उसके बाद अपनी झंझटों में मैं उस बात को भूल ही गया, किंतु अब देखता हूँ ऐसा करने से मेरी बड़ी क्षति हो गई है। तब भी तुझे सच कहता हूँ विजया कि उस समय जगदीश को तेरे बारे में अपने मन से ही वचन दिया था। कुछ देर रुककर फिर कहा, आज जगदीश को सभी एक अकर्मण्य, जुआरी, अपदार्थ और शराबी के रूप में जानते हैं, किंतु वही एक दिन हम लोगों में सबसे अच्छा लड़का था। ऐसा मैं विद्या बुद्धि के कारण नहीं कह रहा हूँ, वह तो बहुतों को होती है, किंतु प्राण देकर इस प्रकार प्यार करते मैंने दूसरे को नहीं देखा। यह प्यार ही उसके लिए काल हो गया। उसके अनेक दोष मैं जानता हूँ, किंतु जब याद आता है कि स्त्री की मृत्यु के शोक में वह पागल हो गया, तब तेरी माँ का स्मरण करके मैं मन ही मन उसे श्रद्धा किए बिना नहीं रह सकता। उसकी स्त्री सचमुच सती लक्ष्मी थी। उन्होंने मृत्यु के समय नरेंद्र को पास बुलाकर केवल इतना ही कहा, बेटा बस यही आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान के ऊपर तुम्हारा अचल विश्वास रहे। सुनता हूँ कि माँ का यह अंतिम आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ। इस अवस्था में ही वह भगवान पर माँ की भांति ही प्रेम रखता है। बेटी, जिसने इसे पा लिया है उसे संसार में और क्या पाना रह गया? विजया ने पूछा। यही क्या संसार में सबसे बड़ा प्राप्य है बाबूजी? मरणोन्मुख वृद्ध की आंखें सजल हो उठी। बेटी को दोनों हाथों से खींचकर छाती से लगाते हुए बोले, हाँ बेटी, यह पाना ही सबसे बड़ा पाना है। संसार में और संसार के बाहर विश्व ब्रह्मांड में इससे बढ़कर पाना और नहीं है विजया। तुम चाहे स्वयं किसी दिन इसे प्राप्त कर सको या ना कर सको, पर जो प्राप्त कर चुका है उसके चरणों पर तू अपना सिर रख सके। मरते समय मैं तुझे यही आशीर्वाद दिए जाता हूँ। पिता की छाती पर पड़े हुए विजया को मन में ऐसा लगा मानो एक बड़ी ही मधुर एवं उज्ज्वल दृष्टि उसके पिता के हृदय के भीतर से उसके अपने हृदय के गंभीर अंतःस्थल तक देख रही है। इस अभूतपूर्व एवं आश्चर्यकारी अनुभूति से थोड़ी देर के लिए वह अभिभूत सी हो गई। वनमाली ने कहा, लड़के का नाम नरेंद्र है। उसके बाप के मुंह से सुना है कि वह डॉक्टर हो गया है, पर डॉक्टरी करता नहीं। आज यदि वह इस देश में होता तो मैं उसे बुलवाकर अपनी आंखों से भी देख लेता। विजया ने पूछा, इस समय वे कहाँ हैं? वनमाली ने कहा, अपने मामा के पास बर्मा में। जगदीश में अभी तक सब बातें सांगोपांग बताने की शक्ति नहीं लौट पाई है, किंतु उसके मुंह से सुनी दो एक टूटी फूटी बातों से इतना समझ सका हूँ कि उसमें अपनी माँ के सब सद्गुण हैं। भगवान करे वह जहाँ भी रहे जीता रहे। संध्या हो गई। नौकर दीपक जला गया और विलास बिहारी के आने की सूचना भी दे गया। बनमाली ने कहा, अब तुम नीचे जाओ बेटी, मैं जरा विश्राम करूँगा। लड़की के चले जाने पर पिता ने एक लंबी सांस ली। विलास के आने की सूचना से लड़की के मुंह पर जो लाली दौड़ गई थी उससे उन्हें चोट ही पहुंची। यह विलास बिहारी राज बिहारी का लड़का है। कलकत्ता में रहकर बीए में पढ़ रहा है। व्यवसाय में लाभ होने पर बनमाली ने देश में भी जमींदारी बढ़ा ली थी, पर वहाँ बहुत कम आते जाते थे। जमींदारी का सब काम राज बिहारी ही देखते थे। इसी संबंध से विलास बिहारी का आना जाना इस घर में शुरू हुआ था, परंतु अब कुछ दिनों से उसने एक दूसरा ही रूप धारण कर लिया है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। 2 महीने हुए बनमाली की मृत्यु हो गई। अपने कलकत्ता के इतने बड़े मकान में विजया अकेली रहती है। रासबिहारी जायदाद का प्रबंध करते थे, इसलिए वे विजया के भी अभिभावक बन गए, परंतु उनके गांव में रहने के कारण विजया के प्रबंध का भार विलास बिहारी पर आ पड़ा।
उन दिनों ब्राह्म परिवारों में सत्य, सुनीति और सुरुचि का विशेष प्रचलन था। गांव से शहर में पढ़ने को आए लड़के माता पिता, गुरु, देव देवियों के विरुद्ध होकर कहते थे, जो हमें सत्य लगेगा वही हम करेंगे। माता के आंसू हो या पिता की लंबी सांस हो, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इन सब दुर्बलताओं को दूर किए बिना प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। विजया ने भी ये सब बातें सीख ली थी। आज गांव से विलास बिहारी बूढ़े और शराबी जगदीश की मृत्यु की खबर लेकर आया था। उसने जब बताया कि जगदीश किस प्रकार शराब के नशे में छत से नीचे गिर पड़े और मर गए, तब पिता के बाल्य बंद होने पर भी ब्राह्मण समाज की सुनीति के कारण विजया ने घृणा से ओंठ बिचका लिए। विलास ने यह भी बताया कि 2 बार ऋण लेने के लिए आने पर किस प्रकार उसके पिता ने उन्हें फाटक से बाहर निकलवा दिया था। वे उनका मुंह देखने तक को तैयार न थे। वे कहते हैं कि ऐसे दुर्नीत परायण लोगों को सहारा देना महापाप और मंगलमय के श्री चरणों में अपराध करना है। विजया ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक बात है। विलास उत्साहित होकर कहने लगा, मित्र हो या जो भी हो, दुर्बलता के कारण ब्रह्म समाज के चरम आदर्श को नष्ट करना उचित नहीं है। जगदीश की समस्त संपत्ति न्यायता हम लोगों की है। उनका लड़का पितृऋण चुका सके तो ठीक ही है, ना चुका सका तो कानून के अनुसार तुरंत सारी जायदाद ले लेना उचित होगा। हमें उसे छोड़ देने का कोई अधिकार नहीं। उस रुपये से हम विद्यार्थियों की सहायता, धर्म प्रचार इत्यादि अनेक काम कर सकते हैं। फिर जगदीश का लड़का हमारे समाज का आदमी तो है नहीं, तब उस पर दया कैसी। आपकी सम्मत मिलते ही उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। आपकी सम्मत प्राप्त करने के लिए ही बाबूजी ने मुझे आपके पास भेजा है। स्वर्गवासी पिता के अंतकाल की बातों का स्मरण करके विजया असमंजस में पड़ गई। यह देख विलास जोरों से बोल उठा, नहीं नहीं, मैं आप में यह दुर्बलता नहीं आने दूंगा। मैं उसी संपत्ति से गांव में ब्रह्म समाज की स्थापना करूंगा और जिस अत्याचार से ऊब कर आपके पिता को गांव छोड़ना पड़ा था, उसका सुंदर बदला लूंगा। जरा सोचिए, देश भर में आपका कैसा नाम होगा। सनातनी हिंदू भी मान जाएंगे कि ब्रह्म समाज एक जीवित धार्मिक संस्था है और इसके सदस्यों में सहृदयता, स्वार्थ त्यागता और उदारता है। तभी तो जिस महात्मा को सताकर हमने गांव से निकाल दिया था, उन्हीं की महिमामयी कन्या ने हमारे मंगल के लिए यह स्वार्थ त्याग किया है। सुनते सुनते विजया मुग्ध हो गई। देशव्यापी कीर्ति का लोभ न संभाल सकी और अपनी स्वीकृति दे दी। विजया ने पूछा, सुना है उनके लड़के का नाम नरेंद्र है, आजकल कहाँ है? क्या आपकी उनसे बोलचाल या परिचय है? इन दिनों गांव में ही है, पर उससे बातचीत करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पागल सा दिखता है। पागल सा? मैंने तो सुना है कि वे विलायत से डॉक्टर होकर आए हैं। डॉक्टर? मुझे तो विश्वास नहीं होता। सिर पर बड़े बड़े बाल, बेडौल लंबा शरीर, चाहे तो हड्डी पसली गिन लो। सचमुच विलास को अपने चेहरे और डील डॉल पर गर्व करने का अधिकार था। वह मोटा और भारी भरकम था। विजया ने पूछा, परंतु उनके घर पर कब्जा कर लेने से गांव के लोग हमारी निंदा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक बार अपने गांव में चलकर तो देखिए, प्रजा को अपनी महारानी का दर्शन तो करने दीजिए। मैं तो कहूँगा कि गांव के स्वामी होकर भी आपके पूज्य पिता ने पागल कुत्तों के भौंकने के भय से गांव छोड़कर अच्छा नहीं किया। यही क्या ब्रह्म समाज का आदर्श है? परंतु बाबूजी तो कहते थे कि गांव का घर बेमरम्मत पड़ा हुआ है, वह रहने योग्य नहीं है। आप चलना तो मंजूर कर लें, मैं 8-10 दिन में ही उसे ठीक करा दूंगा। सब प्रबंध आपकी मर्यादा के अनुकूल होगा। आपको सामने रखकर मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। विजया को गांव जाने के लिए राजी करके विलास चला गया। विजया वहीं बैठी सोचने लगी। जो उसका गांव है, देश है, वहाँ वह कभी नहीं गई। पिता से उसके बारे में सुना बहुत है। वह कलकत्ता वाले मकान जैसा भव्य एवं विशाल भले ही ना हो, पर वहीं तो उसकी अनेक पीढ़ियों का घर है। उसके पुरखों ने वहीं सुख दुख में अपना जीवन बिताया है, तब वह वहाँ क्यों नहीं रह सकती? उसे ये भी याद आया कि पिताजी एक दिन जिस गांव को छोड़ आए थे, अपने सुख और ऐश्वर्य में भी उसके लिए किस प्रकार व्याकुल रहते थे। कलकत्ता की भारी भीड़ में भी उनका जीवन कैसा एकाकी, शून्य और निरानंद था।
आश्चर्य की बात है, जिस गांव घर को विजया ने कभी देखा भी नहीं था, वही उसे अपनी ओर खींचने लगा। बहुत दिनों से उपेक्षित जमींदार के घर की मरम्मत होने लगी। जमींदार की एकमात्र कन्या गांव में रहने आ रही है, यह खबर चारों ओर फैल गई। मैनेजर राज बिहारी के प्रबल शासन में प्रजा के दुखों की कमी नहीं थी। लोगों में यह अफवाह भी फैल चुकी थी कि मैनेजर राज बिहारी के पुत्र से ही जमींदार कन्या की शादी होने वाली है। उनकी यह भी कल्पना थी कि लड़की पूरी मेम है, इसीलिए जमींदार के सिर पर रहने से प्रजा का कष्ट और बढ़ने की कल्पना से चारों ओर हाहाकार छा गया और आलोचना होने लगी। शरद ऋतु की एक सुबह जमींदार की तरुणी कन्या एक खुली फिटन घोड़ा गाड़ी में सैकड़ों नर नारियों के कुतूहल को बढ़ाती हुई अपने पूर्वजों के गृह पधारी। एक और गांव में इस प्रकार की निंदा होने लगी कि इतनी बड़ी लड़की अभी तक अविवाहित है, जूता मोजा पहनकर बाहर निकलती है, किसी प्रकार का खाद्य का विचार नहीं रखती। तो दूसरी ओर असामी लोग जमींदार की नज़र लेकर भी धीरे धीरे उसके पास आने लगे। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए। उस दिन प्रातःकाल विजया चाय नाश्ता करके नीचे के कमरे में बैठी बिलास बाबू के साथ जमीन जायदाद के बारे में बात कर रही थी कि नौकर ने आकर सूचना दी, एक भद्रजन मिलने आए हैं। विजया ने कहा, यहीं लिवा लो। क्षण भर बाद एक भद्र पुरुष ने नौकर के पीछे कमरे में प्रवेश किया। अवस्था 24-25 वर्ष की होगी। दुबला लंबा गौरवर्ण, मूछ दाढ़ी साफ, शरीर पर केवल एक मोटी गाढ़े की चादर ओढ़े, कमर के नीचे लटकता यज्ञोपवीत। वह नमस्कार करके कुर्सी खींचकर बैठ गए। उसके निसंकोच आचरण से विजया और विलास दोनों को विस्मय हुआ। आगंतुक ने कहा, मेरे मामा पूर्णचंद गांगुली आपके पड़ोसी हैं। मैं सुनकर सन्न हो गया हूँ कि उनके पूर्वजों के समय से नवरात्र में जो दुर्गा पूजा होती चली आई है, उसे आपने इस वर्ष बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इतना कहकर वह विजया के मुंह की ओर देखने लगा। सवाल और सवाल करने के ढंग पर विजया को आश्चर्य ही नहीं, विरक्ति भी हुई, किंतु कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर दिया विलास ने। उसने रूखे स्वर में कहा, तो क्या आप इसीलिए मामा की ओर से झगड़ा करने आए हैं? किंतु किससे बात कर रहे हैं यह ना भूल जाइए। आगंतुक ने हंसकर जरा जीभ काटते हुए कहा, मैं उसे भूला नहीं हूँ और झगड़ा करने भी नहीं आया। सुनकर इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए पूछकर ठीक स्थिति जानने के लिए आया हूँ। विलास ने मुंह बिगाड़ कर कहा, विश्वास क्यों नहीं हुआ? कैसे विश्वास होता भला बताइए तो। आप व्यर्थ अपने पड़ोसी के धर्म विश्वास पर आघात करेंगी, यह विश्वास ना करना ही तो स्वाभाविक है। विलास को धर्म मत पर बहस करने की आदत बचपन से ही है। वह बोला, यह आवश्यक नहीं कि आप जिसे निरर्थक कहें उसे सभी वैसा मान लें। प्रतिमा पूजन हमारे विचार में कोई धर्म नहीं है, ना उसे बंद करना कोई अन्याय है। आगंतुक ने विस्मयपूर्वक विजया की ओर देखते हुए पूछा, आप भी क्या यही कहती हैं? उसके विस्मय से विजया को चोट लगी, परंतु उसने मन का भाव छिपाकर सहज स्वर में कहा, आप इसके विरुद्ध मंतव्य सुनने की आशा से आए थे? आगंतुक ने कहा, सचमुच मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। मैं जानता हूँ कि आप लोग ब्राह्मण हैं, किंतु यह तो मूर्ति पूजा का ढोंग नहीं है। गांव में यही एक पूजा होती है। लोग साल भर से इन 3 दिनों की प्रतीक्षा किया करते हैं। गांव आपका है, प्रजा आपकी संतति के समान है। सबको यह आशा थी कि आपके आने से गांव का आनंद उत्सव 100 गुना बढ़ जाएगा, किंतु उसकी जगह इतनी बड़ी आनंदहीनता आप दुखिया प्रजा के माथे लाद देंगी, यह विश्वास करना क्या सहज है? यह तो विश्वास ही नहीं होता। विजया एकाएक कुछ उत्तर न दे सकी। प्रजा के साथ माता पुत्र का संबंध सुनकर उसका हृदय स्नेहार्द हो गया। पर विलास बिहारी ने उद्विग्न होकर कहा, आपके मामा एक क्या 100 मूर्तियां स्थापित कर घर में बैठ पूजा करें, उसे कौन मना करता है? परंतु दिन रात इनके कान के पास घंटा घड़ियाल बजाकर इन्हें परेशान करने में हमें आपत्ति है। आगंतुक ने जरा हंसकर कहा, दिन रात तो बाजे बजते नहीं, केवल आरती के समय बजते हैं। यदि आपको इससे थोड़ी देर असुविधा हो भी तो उसे सहन करना आपका कर्तव्य है। आप माँ की जाति की हैं, उनके आनंद का उपद्रव आप न सहेंगी तो दूसरा कौन सहेगा? विजया उसी तरह निरुत्तर बैठी रही। विलास ने कहा,
निरर्थक बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पिताजी ने जो हुक्म दिया है वही होगा। विलास की अभद्र बात और गरमाने से आगंतुक की आंखें चमक उठी। उसने विलास के मुख पर एक तीखी दृष्टि डालकर कहा, आपके पिता कौन है और उन्हें मना करने का क्या अधिकार है? यह मैं नहीं जानता, पर वे लोग यदि मुसलमान होते और ताजिया रखकर बाजे बजाते तब वे क्या करते? उसे तो सहना ही पड़ता। तब क्या यह अपने निरीह स्वजाति बंधुओं पर अत्याचार नहीं है? विलास अकस्मात कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आंखें लाल कर चिल्ला कर बोला, पिताजी के बारे में जरा सावधान होकर बात करो, नहीं तो अभी बता दूंगा कि वे कौन है और उनका अधिकार क्या है। आगंतुक ने विलास के मुंह की ओर आश्चर्य से देखा, किंतु भय का जरा सा भी चिन्ह उसके मुख पर नहीं था। वह दिखाई पड़ा विजया के मुंह पर। उसी के घर में उसके एक अपरिचित अतिथि के प्रति इस प्रकार के अशिष्ट आचरण के कारण क्रोध और लज्जा से उसका मुंह लाल हो उठा। उसने कहा, इनके पिता मुझे संतान के समान मानते हैं, इसी से मेरी असुविधा की बात सोचकर उन्होंने पूजा के लिए मना कर दिया होगा। आप अपने मामा से कह दीजिए कि वे हर साल की तरह पूजा का उत्सव मनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विजया और विलास दोनों को नमस्कार कर वह भद्र पुरुष धीरे धीरे चला गया। विलास ने दूसरी ओर मुंह फिराकर उसका प्रणाम अस्वीकार कर दिया, परंतु विजया या विलास कोई न जान सके कि यह अपरिचित युवक ही उनके सर्वप्रधान आसामी जगदीश का पुत्र नरेंद्र है। नरेंद्र के चले जाने पर विजया ने कहा, आप क्या नाराज हो गए? विलास ने मुंह फिराकर कहा, नाराज न होने पर भी पिता के अपमान से पुत्र का खिन्न होना मैं समझता अस्वाभाविक नहीं है। इससे विजया को आघात लगा, किंतु उसने हंसकर कहा, उनका अपमान हुआ, यह गलत धारणा आपके मन में कैसे आई? उन्होंने स्नेह के कारण समझा कि मुझे इससे कष्ट होगा। मैंने उन भद्रजन को इतना ही तो कहा कि मुझे कोई असुविधा ना होगी। इसमें मान अपमान की तो कोई बात ही नहीं है विलास बाबू। विलास, कोई बात ही नहीं है? अच्छा, आप जमींदारी की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहती हैं तो लीजिए, मैं पिताजी को सावधान कर दूंगा। विजया इस अचिंतनीय उत्तर से हतबुद्धि हो गई। क्षण भर चुप रहकर व्यथा के साथ बोली, मुझे कभी ख्याल ही नहीं था कि आप इस जरा सी बात को इतना बड़ा रूप देंगे। मैंने समझ की भूल से यदि अन्याय कर दिया हो तो अपना अपराध स्वीकार करती हूँ, आगे से ऐसा ना होगा। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा था कि इससे विवाद का अंत हो जाएगा, पर विलास ने कहा, तो फिर आप गांगुली के यहाँ कहला दीजिए कि राज बिहारी बाबू ने जो हुक्म दिया है उसे काटना मेरे बस की बात नहीं है। अब विलास की हिंसक प्रकृति उस पर प्रकट हो गई। कुछ देर उसके मुंह की ओर देखते रहकर उसने कहा, यह क्या और ज्यादा अन्याय ना होगा? अच्छा, मैं स्वयं ही चिट्ठी लिखकर उनकी अनुमति मंगाए लेती हूँ। विलास ने कहा, इस समय उनका अनुमति देना न देना बराबर है। आप उन्हें गांव भर में अनादर का पात्र बनाना चाहती हैं तो मैं उनसे कह दूंगा कि वे आपकी जमींदारी के शासन में अब हाथ न डालें। अच्छी बात है, आपकी जो इच्छा हो करें, परंतु मैं दूसरे के धर्म कार्य में बाधा न डाल सकूंगी। कंठ के मृद होने पर भी उसका भीतर का क्रोध छिपा न रहा। विलास जोर से बोल उठा, आपके पिता ऐसा कहने का साहस न करते। विजया लौटकर खड़ी हो गई, विलास के मुंह की ओर देखती रही, फिर बोली, अपने पिता की बात मैं आपकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानती हूँ, पर उसे लेकर बहस करने में कोई फायदा नहीं। मुझे नहाने को देरी हो रही है, मैं चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही विलास क्रोधोन्मत्त हो उठा। उसकी क्षुद्रता बाहर आ गई। उसने कटु स्वर में कहा, औरतों की जात ही नमक हराम होती है। विजया जा रही थी, बिजली की तरह तड़प कर लौटी और क्षण भर उसकी ओर देखकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। विलास सूख कर रह गया। यह न समझना चाहिए कि वह पितृभक्ति के कारण बहस कर रहा था। ऐसे लोगों का स्वभाव ही होता है कि जरा भी छिद्र पाते ही दुर्बल को पीड़ित करते हैं और भीर को भय दिखाकर और भी आनंद का अनुभव करते हैं। किंतु विजया जब उसकी जरा भी परवाह न करके चली गई, तब विलास की समस्त क्षुद्रता ने उसे बहुत छोटा कर दिया। मुंह पर स्याही फिर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। तीसरे पर राज बिहारी लड़के को साथ लेकर मिलने आए। बोले, बात तो अच्छी नहीं हुई बेटी। मेरे हुक्म के विरुद्ध आदेश देकर तुमने मुझे बहुत अप्रतिभ किया है, पर इलाका तुम्हारा है, इसलिए उस बात को लेकर मैं विवाद नहीं
करना चाहता, पर बार बार ऐसा होने पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अलग होना ही पड़ेगा। विजया के चुप बैठे रहने के कारण रासबिहारी का क्रोध कुछ शांत हो गया। वे धीरे धीरे जमींदारी की बातें करने लगे। बोले, जगदीश का मकान जब तुमने समाज को दान कर दिया है तब उस पर दखल करने में देर न करनी चाहिए। तुम्हारी क्या सम्मति है? विजया ने कोमल स्वर में कहा। सुनती हूँ उनके लड़के यही हैं, उन्हें बुलाकर ऋण चुकाने के लिए कुछ और समय देना क्या ठीक ना होगा? विलास गरज कर बोला, वह चुका भी सके तो हम जायदाद क्यों छोड़ेंगे? उस शराबी ने जब नहीं समझा कि मैं क्या शर्त कर रहा हूँ। पर विजया ने उसकी बात पर ध्यान न देकर शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वे मेरे पिता के मित्र थे, उनके संबंध में सम्मान पूर्वक बात करने के लिए पिताजी आदेश कर गए हैं। विलास ने फिर गरज कर कहा। हजार आदेश करने पर भी रासबिहारी बीच में ही बोले, तुम चुप रहो ना विलास। विलास ने कहा, मैं इस प्रकार के वाहियात सेंटीमेंट को नहीं सह सकता, फिर चाहे कोई नाराज ही क्यों ना हो। मुझे सच्ची बात कहने में भय नहीं होता, न सत्य काम करने से मैं पीछे रह सकता हूँ। रासबिहारी दोनों को ही शांत करते हुए बोले, यही तो मेरे वंश का ही स्वभाव है। इसीलिए तो बेटी, मुझे और तुम्हारे पिता को सत्य धर्म ग्रहण करते भय नहीं हुआ। विजया ने कहा, पिताजी मृत्यु के पहले मुझे आज्ञा दे गए हैं कि ऋण के लिए मैं उनके बाल बंधु का घर बार न लूं। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, जगदीश बाबू के पुत्र को बुलाकर सब बातें बतानी होंगी, मेरी यही इच्छा है। रासबिहारी के उत्तर देने से पहले ही निर्लज्ज की भांति विलास बोल उठा, वह अगर और 10 साल का समय चाहे तो तब तो देहात में समाज की स्थापना की आशा को रसातल में भेज देना होगा। विजया ने इसका कुछ जवाब न देकर रासबिहारी से कहा, क्या आप एक बार उन्हें बुलाकर इस विषय में उनकी इच्छा का पता न लगा सकेंगे? रासबिहारी बड़ा ही धूर्त था। मन ही मन लड़के की उद्दंडता पर क्षुब्ध होते हुए भी ऊपर से उसी का समर्थन करते हुए बोला, तुम लोगों के मतभेद के बीच तीसरे आदमी का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि किसमें तुम लोगों की भलाई है यह आज नहीं तो कल तुम ही लोगों को तय करना पड़ेगा। परंतु जमींदारी के कामकाज में मुझे भी विलास से ही हार माननी पड़ती है। बेटी, तुम ही सोचो, यदि जगदीश के लड़के में ऋण चुकाने की क्षमता होती तो स्वयं ही आकर तुमसे एक बार कहता नहीं? वह तो जानता है कि तुम आई हो। अब यदि हम बुलाते हैं तो वह निश्चय ही बहुत ज्यादा समय मांगेगा, जिसका फल ये होगा कि रुपया भी जाएगा और गांव में समाज मंदिर स्थापित करने का तुम्हारा संकल्प भी व्यर्थ हो जाएगा। अच्छी तरह सोच लो बेटी। तब भी विजया कुछ नहीं बोली। तब उसकी इच्छा देख रासबिहारी ने कहा, कार्रवाई के समय वह समय बढ़वाना चाहेगा तो ना हो तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। ठीक है ना बेटी? विजया ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी, किंतु उसके ढंग से लगता था कि यह बात उसके मन ने स्वीकार नहीं की। आज रासबिहारी ने विजया को पहचाना। यह लड़की साधारण नहीं है, जानती है कि वह अपने बाप की जायदाद की स्वामिनी है। इसे वश में करने में समय लगेगा। रासबिहारी उठ खड़े हुए। विजया प्रणाम करके बैठक से चली गई। स्वर्गीय जगदीश बाबू का घर सरस्वती नदी के उस पार दिधड़ा में है। शरद ऋतु में नदी का जल कम होता जा रहा है और किनारे किनारे लोगों के आने जाने से पगडंडी भी बन गई थी। इसी पगडंडी पर होकर आज तीसरे पहर विजया वृद्ध दरबान कन्हैया सिंह को लेकर टहलने निकली थी। धीरे धीरे वह उत्तर की ओर बढ़ती गई। एक जगह बांस बांधकर उस पार जाने के लिए पुल बनाया गया था। पुल को देखने के लिए विजया ज्यों ही किनारे पर गई, एक आदमी ने जो मछली पकड़ने के लिए बंसी लगाए बैठा था उसे घूम कर देखा और प्रणाम किया। आंखें मिलते ही विजया का मुंह लाल हो उठा। यह वही युवक था जो उस दिन अपने मामा पूर्ण गांगुली की ओर से बातें करने आया था। विजया ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। युवक पास आकर हंसते हुए बोला,
तीसरे पहर थोड़ा घूमने के लिए यह नदी तट बुरी जगह नहीं है, किंतु आजकल मलेरिया का भय भी कुछ कम नहीं है। जान पड़ता है किसी ने आपको इसके लिए सावधान नहीं किया। विजया मीठी हंसी हंसकर बोली, किंतु मलेरिया तो आदमी पहचान कर नहीं पकड़ता। मुझे तो पता ना था, इसीलिए चली आई। परंतु आप जान सुनकर यहाँ क्यों बैठे हैं? देखूं तो क्या मछलियां पकड़ी हैं आपने? युवक ने हंसकर कहा, पोंटी मछली, वह भी 2 घंटे में केवल 2। मजूरी भी नहीं निकली, क्या करूं? मैं भी यहाँ आपकी तरह विदेशी हूँ, बचपन से बाहर रहा, इसीलिए किसी से विशेष परिचय नहीं। समय बिताने के लिए कोई साधन तो चाहिए ही। विजया ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, मेरी भी प्राय ऐसी दशा है। आपका घर तो पूर्ण बाबू के घर के पास ही होगा। नहीं, मेरा घर उस पार दिधड़ा में है, इसी पुल से आता जाता हूँ। तब तो आप जगदीश बाबू के पुत्र नरेंद्र को जानते होंगे? युवक के सिर हिलाकर हामी भरते ही विजया ने पूछा, आप बता सकते हैं कि वे कैसे आदमी हैं? पूछ तो लिया, पर पूछते ही प्रश्न की अभद्रता का विचार कर लज्जित हो उठी। यह लज्जा युवक से छिपी न रही। उसने हंसकर कहा, उनका घर तो आपने अपने ऋण के बदले ले ही लिया है, अब उनके बारे में खोज करने से क्या फायदा? किंतु आपने जिस सद उद्देश्य से उसे लिया है उसकी बात भी लोगों को मालूम है। तो यह बात गांव में भी फैल गई है। फैलने की बात ही है। सबको मालूम है कि आपके पिता के पास स्वर्गीय जगदीश बाबू ने 8 साल की मुद्दत पर अपना घर बार रेहन रखा था। अब मुद्दत बीत गई है और उनके लड़के में रकम चुकाकर उसे छुड़ाने की ताकत नहीं है। घर कैसा है? बहुत बड़ा है। चलिए, थोड़ा ही आगे बढ़ने पर वह दिखाई देगा। चलते चलते विजया ने पूछा, सुना है नरेंद्र बाबू विलायत से डॉक्टर होकर आए हैं, क्या वे किसी अच्छे स्थान में प्रैक्टिस करके कुछ समय और लेकर पिता का ऋण नहीं चुका सकते? युवक ने कहा, सुना है डॉक्टरी करने का उनका इरादा नहीं है। विजया ने विस्मित होकर कहा, तब इतना खर्च करके विलायत जाने और डॉक्टरी पास करने की क्या आवश्यकता थी? जान पड़ता है आदमी सर्वथा अपदार्थ है। युवक हंसकर बोला, हो सकता है, पर सुना है नरेंद्र बाबू कोई ऐसा आविष्कार करना चाहते हैं कि उससे बहुत से आदमियों का उपकार हो। इसी के लिए वह बहुत से यंत्रों के साथ दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। विजया ने कहा, यह तो बहुत बड़ी चीज है, परंतु घर हाथ से निकल जाने पर यह सब कैसे करेंगे? हाँ, विलायत जाने के कारण उनके समाज ने क्या उन्हें अलग कर दिया है? युवक ने कहा, हाँ, मेरे मामा पूर्ण बाबू उनके भी संबंधी हैं, पर उन्होंने दुर्गा पूजा में उन्हें बुलाने का साहस नहीं किया। पर उन्हें कुछ चिंता नहीं, सदा अपने काम में मगन रहते हैं। फुर्सत के समय चित्र बनाया करते हैं। यही उनका घर है। इतना कहकर वृक्षों एवं लताओं से सुशोभित एक बड़े मकान की ओर इशारा किया। तो फिर घर हाथ से निकल जाने पर उन्हें किसी कुटुंबी के यहाँ आश्रय पाने का भरोसा नहीं है? जरा भी नहीं। जान पड़ता है वे किसी के पास मिलने जाना भी नहीं चाहते। इसी मास के अंत में उन्हें घर खाली कर देने का नोटिस दिया गया है, और कोई होता तो एक बार हमसे जरूर आकर मिलता। वे सोचते होंगे कि लाभ क्या, आप उन्हें उसमें रहने तो देंगे नहीं। कुछ और समय तो दिया जा ही सकता है। आपकी बातचीत से जान पड़ता है कि उनसे आपका विशेष परिचय है। युवक ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिया। दोनों पुल के पास पहुंच गए थे। युवक ने कहा, यही हमारे गांव का रास्ता है। यह कहकर उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चला गया। विजया मन में सोचती हुई लौट पड़ी कि यह युवक कौन है, इससे अब फिर कब भेंट होगी। रासबिहारी ने कहा, हमने ही नोटिस दिया, हमें अब उसे रद्द करें तो तुम ही बताओ बेटी, प्रजा को वह कैसा लगेगा? विजया बोली, एक चिट्ठी इसी आशय की क्यों नहीं भेज देते? मुझे मालूम पड़ता है कि वे अपमान के भय से ही यहाँ नहीं आते। उन्होंने समझ रखा होगा कि हम उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए क्या हमें खुद प्रार्थना करके उसे घर में रखना होगा?
विजया ने कातर होकर कहा। उसमें कोई दोष भी नहीं है काका जी, अयाचित दया करने में कोई लज्जा नहीं है। लज्जा की बात ना सही, परंतु समाज की स्थापना का क्या होगा, उसके लिए मैं कोई और व्यवस्था करूंगी। राज बिहारी ने मन में खींचकर परंतु ऊपर से हंसकर कहा, तुम्हारे पिता काफी रुपया छोड़ गए हैं, तुम और कोई व्यवस्था कर सकती हो, यह समझ गया। किंतु मुझे जरा यह बात तो समझा दो बेटी कि जिसे आज तक आंख से देखा तक नहीं है, उसके लिए इतनी व्यथा क्यों है? भगवान की कृपा से तुम्हारी और भी तो प्रजा है, कर्जदार हैं, उन सबके लिए भी क्या तुम इसी प्रकार व्यवस्था कर सकोगी? आपको बता चुकी हूँ कि यह पिताजी की अंतिम इच्छा थी। फिर विलायत यात्रा करने के कारण उन्हें कोई आश्रय नहीं देता। किसी के गृहहीन होने की कल्पना से भी मुझे कष्ट होता है, पर कर्तव्य के सामने दया का दावा नहीं चल सकता। वन वाली भैया मुझ पर जो जिम्मेदारी छोड़ गए हैं, उसे जीवन भर मुझे निभाना ही पड़ेगा, उसमें चाहे कितना कष्ट हो। या तो मुझे सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी दे दो, नहीं तो तुम्हारा असंगत अनुरोध मैं किसी प्रकार न मानूंगा। विजया को राज बिहारी का यह हठ अभागे के प्रति प्रबल निष्ठुरता के रूप में अनुभव हुआ, किंतु अपनी इच्छा के ही अनुसार काम कराने का साहस वह न कर सकी। वह चुप बैठी रही और इस प्रकार मौन स्वीकृत दे दी, परंतु अंदर ही अंदर उसका पर दुख कातर स्नेह कोमल नारी हृदय इस वृद्ध के प्रति अश्रद्धा एवं उसके पुत्र के प्रति वितृष्णा से भर उठा। राज बिहारी दुनियादार आदमी था। उसने विजया का भाव देखकर ऊपर से उदारता दिखाते हुए कहा, बेटी जायदाद तुम्हारी है, तुम किसी को देना चाहो तो मैं बाधा क्यों डालने लगा? मैं तो इतना ही स्पष्ट करना चाहता था कि विलास ने किसी स्वार्थ या नाराजी के कारण ऐसा नहीं किया, कर्तव्य समझकर ही वैसा करना चाहा था। एक दिन मेरी और तुम्हारे पिता की सब संपत्ति एक हो जाएगी, तुम दोनों ही उसके स्वामी होगे। उस समय तुम दोनों में अमेल ना हो, तुम अपने स्वामी के प्रत्येक कार्य को अभ्रांत समझ श्रद्धा कर सको, विश्वास कर सको, इतना ही मैं चाहता हूँ। नहीं तो दान करना, दया करना वह भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। दान अपात्र को किसी तरह नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेटी हम लोग जगदीश के लड़के के प्रति कोई दया करना नहीं चाहते। विजया ने केवल सिर हिला दिया, मुंह से कुछ न बोली। रासबिहारी 4:30 हो रहे हैं कहकर उठ खड़े हुए और बोले, समाज मंदिर की स्थापना की उत्कंठा जितनी विलास को है उतनी किसी को नहीं है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं वह शुभ दिन अपनी आंखों से देख सकूं, कहकर वे चले गए। विजया देर तक वैसे ही गुमसुम बैठी रही। सहसा बाहर दृष्टि गई तो उसने देखा दिन ढल चला है। तब नदी किनारे की वही अस्वास्थ्यकर वायु उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह उठी और उसी बूढ़े दरबान को लेकर टहलने निकल पड़ी। आज भी वह युवक उसी स्थान पर मछली पकड़ने बैठा था। विजया ने उसे देख तो लिया था, पर जैसे ना देखा हो इस तरह उसके आगे बढ़ी जा रही थी। किंतु कन्हैया सिंह ने आवाज दी, सलाम बाबूजी, शिकार मिला? दरबान की बात सुनते ही विजया का मुंह लाल हो गया। जो लोग सोचते हैं कि सच्ची मैत्री के लिए परस्पर बहुत ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, उन्हें यहाँ स्मरण करा देना चाहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है। विजया के घूमकर खड़ी होते ही वह आदमी मछली फंसाने की लग्गी रखकर पास आ गया और हंसकर बोला, देखता हूँ कि देहात के प्रति आपका सच्चा आकर्षण है। यहाँ तक कि मलेरिया तक का अनुभव किए बिना आपका काम नहीं चलता दिखता। विजया ने हंसकर पूछा, और जान पड़ता है आप वह अनुभव ले चुके हैं। देखने से तो ऐसा नहीं लगता। वह युवक हंसकर बोला, डॉक्टरों की बात और है। विजया ने बात काट कर पूछा, आप डॉक्टर हैं? युवक घबरा गया, पर बात संभाल कर बोला, अरे इतने बड़े डॉक्टर के पड़ोसी तो हैं। केवल पड़ोसी ही नहीं, उनके बंधु भी। आपने क्या मेरी बात उनसे कही थी? यही ना कि आप उन्हें अभागा समझती हैं, पर इसे कहने की क्या जरूरत? ऐसा तो सभी कहते हैं, पर शायद किसी दिन वे आपसे मिलने आएंगे। मैंने तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, पर कहना ही उचित था।
जिसके घर बार तक बिक जाएं, उसे सभी अभागा कहेंगे। यदि मुझे मालूम ना होता कि आप एक अच्छे काम के लिए उसे ले रही हैं, तो मैं ही उनकी ओर से आपसे प्रार्थना करता। बातचीत में सब लोग काफी दूर चले आए थे। लोगों ने देखा कि उस पार बहुत से लोग, लड़के, जवान और अधेड़, पंक्तिबद्ध नरेंद्र बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। युवक ने उस ओर दिखाकर कहा, ये सब लोग नरेंद्र बाबू के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। नरेंद्र ने बताते हैं कि जमीन किस तरह जोतनी बोनी चाहिए, सच्ची खेती कैसे होती है। विलायत में रहते समय उन्होंने डॉक्टरी के साथ कृषि विद्या भी सीखी थी। एक दिन उनका स्कूल देखिए, मैदान में वृक्ष के नीचे लोग पढ़ने बैठते हैं। इतना बड़ा मकान रहते वृक्ष के नीचे क्यों? ऐसी शिक्षा केवल जबानी नहीं दी जाती, हाथ से करके बताना पड़ता है। आप एक बार उनके स्कूल से लगे खेतों की फसल देख लें तो आपके नयन जुड़ा जाएंगे। वही तो दिखाई देता है। चलिए आज ही देख न लीजिए। विजया गंभीर होती जा रही थी, बोली, नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अच्छा, रहने दीजिए, चलिए आपको कुछ दूर पहुंचा आऊं। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर युवक ने कहा, यह जमीन तो अच्छे ही काम में आ रही है, इसलिए इसे तो आप अनायास छोड़ दे सकती हैं। यह अनुरोध करने का अधिकार क्या उन्होंने आपको दिया है? अधिकार तो दिया नहीं, लिया जाता है। अच्छे काम का अधिकार तो भगवान जन्म से ही दे देते हैं। दरिद्र भगवान के ही रूप हैं, उनकी सेवा का अधिकार सभी को है। इसे नरेन से मांगने की क्या जरूरत? परंतु आपके मित्र तो इसी काम के लिए यहाँ रह नहीं सकेंगे। नहीं, पर शायद मुझे यह सब काम सौंप जाएंगे। विजय ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही अनुमान कर रही थी। ऐसा अनुमान करना ठीक ही है। पहले ये सब कार्य जमींदार लोग किया करते थे, उन्हें ब्रह्मोत्तर देना पड़ता था। अब वह सब नहीं है, परंतु उसकी कल्पना नहीं मिटी है। इसीलिए 2-4 बीघे जमीन ऐसे काम के लिए ठगने की चेष्टा करते ही जमींदार लोग तुरंत समझ जाते हैं, कहकर वह हंस पड़ा। विजया हंसना चाहते हुए भी हंस न पाई। यह सरल परिहास उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ देर बाद वह बोली, आप स्वयं भी तो अपने मित्र को आश्रय दे सकते हैं। परंतु मैं भी तो यहाँ नहीं रहता। शायद 1 सप्ताह बाद ही मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा और अब शायद मेरा यहाँ आना भी ना होगा। विजया के हृदय में हलचल मच गई। बोली, यहाँ आपका कामकाज देखने वाला तो कोई होगा? नहीं। आपके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। लीजिए, आप अपने घर आ गए। अच्छा, नमस्कार। अंदर ना चलिएगा। नहीं, लौटने में रात हो जाएगी। आप अपने मित्र को एक बार राज बिहारी बाबू से मिलने के लिए नहीं कह सकते? वही हमारी जमींदारी का सब काम देखते हैं। यह तो जानता हूँ, पर उनके पास क्यों? विजया इसका कुछ उत्तर न दे सकी। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद युवक, रात हो जाएगी, मैं जाता हूँ, कहकर चला गया। सादर फाटक से ना जाकर मकान से लगे हुए बाग के बड़े बड़े वृक्षों से भरे अंधेरे रास्ते से विजया घर की ओर लौटी। इस समय वह यही सोच रही थी कि किसी स्त्री के लिए ऐसा पूछना उचित न होने के कारण ही वह उस युवक का नाम न पूछ सकी, न यही जान सकी कि वे कहाँ चले जाएंगे। वह इतना तो समझ ही गई थी कि ग्रामवासी होने पर भी वह काफ़ी सुशिक्षित है और उसे भद्र महिलाओं से निसंकोच बातचीत करने का अभ्यास भी है। घर में प्रवेश करते ही परेश की मां ने सूचना दी कि बैठक में विलास बाबू देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। विजया के मन में अनायास उस युवक और इस आदमी विलास के बीच का भेद स्पष्ट हो उठा। उसने पूछा, क्या उनसे पूछा था कि वे चाय लेंगे? परेश की मां ने कहा, पूछा क्यों नहीं? उन्होंने कहा तुम्हारे लौटने पर साथ ही पिएंगे। यह बात सभी को मालूम थी कि आगे चलकर विलास बाबू ही इस घर के स्वामी होंगे, इसीलिए उनके आदर सत्कार में कमी न होने पाती थी। कुछ देर बाद तैयार होकर विजया बैठक में गई। विलास ने कहा,
तुमने सोचा होगा कि मैं नाराज होने के कारण ही इतने दिन नहीं आया, पर बात ऐसी ना थी। आज पहली ही बार विजया को उसने तुम कहकर संबोधित किया था, किंतु विजया का मुख देखकर ही स्पष्ट हो गया कि इस परिवर्तन के कारण वह आनंद से उच्छ्वासित नहीं हुई। विलास ने कहा, मैं सब कुछ ठीक कराया हूँ, कलकत्ता से सीधे यहीं आया, अभी पिताजी से भी नहीं मिल सका हूँ। हमारे ब्राह्म मंदिर की प्रतिष्ठा इन्हीं बड़े दिन की छुट्टियों में होगी। सब व्यवस्था हो गई है, लोगों को निमंत्रण भी दे आया हूँ। कौन कौन आएंगे या इस कागज में नोट कर लाया हूँ, एक बार देख लो। यह कहकर उसने कागज विजया के सामने रख दिया, पर विजया तब भी कुछ न बोली, न उसने कागज देखने की ही उत्सुकता प्रकट की। उसी तरह बैठी रही। तब विलास ने पूछा, क्या बात है जो इस तरह चुप हो? विजया ने धीरे धीरे कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि आप जिन्हें निमंत्रण दे आए हैं उन्हें अब क्या कहा जाए। इसके माने मंदिर की प्रतिष्ठा के बारे में मैं अभी तक कुछ भी स्थिर नहीं कर सकी। विलास एकदम सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें जल उठी। विजया ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे धीरे कोमल स्वर में कहा, यहाँ ब्राह्म मंदिर की स्थापना की कोई सार्थकता नहीं है, स्थापना नहीं होगी। विलास पहले तो इस प्रकार स्तब्ध हो गया कि कुछ देर तक उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यथार्थ ब्राह्म महिला हो या नहीं। विजया इस तीव्र आघात से चौंक पड़ी, परंतु अपने को संभाल कर बोली, आप जब घर से शांत होकर आएंगे तब फिर बातचीत होगी। कहकर वह अंदर जा रही थी कि चाय की सामग्री आते देख रुक गई। परंतु विलास ने ब्राह्म समाज में प्रवेश करके भी संयत या भद्र व्यवहार करना नहीं सीखा था। वह नौकर के सामने ही उद्वत स्वर में बोला, जानती हो, हम लोग तुम्हारे साथ संबंध एकदम से छोड़ सकते हैं। विजया चुपचाप चाय बनाने लगी। नौकर के चले जाने पर उसने धीरे से कहा, इसकी बात मैं काका जी के साथ करूंगी, आपके साथ नहीं। फिर चाय का प्याला विलास के सामने रख दिया, परंतु उसने उसे छुआ भी नहीं। बोला, जानती हो हम लोगों के साथ संबंध छोड़ देने पर क्या होगा? विजया ने कहा, नहीं, पर वह जो हो, जब मेरी इच्छा के बिना ही आपने लोगों को निमंत्रण देकर अपमानित करने का दायित्व लिया है, तब मुझसे उसका कोई अंश ग्रहण करने के लिए ना कहें। विलास ने चिल्लाकर कहा, मैं काम करना पसंद करता हूँ, खिलवाड़ पसंद नहीं करता, इसे ना भूलना विजया। ना भूलूंगी। कुछ देर में कुछ शांत होकर विलास ने पूछा, तब इतना बड़ा मकान किस काम आएगा? क्या खाली पड़ा रहेगा? अभी तक तय कहाँ हुआ है कि वह ले ही लिया जाएगा? यह उत्तर सुनकर विलास अपने को बिल्कुल ही भूल गया। जमीन पर पांव पटक कर बोला, तय हो गया है, 100 बार तय हो गया है, वह मकान मैं लेकर ही छोड़ूंगा, इसे बताए जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तेजी के साथ चला गया। विजया के मन में बराबर यह आशा बनी रही कि बाहर जाने के पूर्व वह अपरिचित युवक अपने मित्र डॉक्टर के साथ एक बार जरूर आएगा। उसने युवक से कहा भी था कि नरेंद्र उसके पिता के बाल बंधु के पुत्र हैं। यह भी पूछा था कि क्या अधिक समय मिलने पर वे ऋण चुका सकते हैं। तब जिसका सर्वस्व जा रहा है उसे कुछ भी चेष्टा न करनी चाहिए। क्या वे दुनिया से निराले हैं? नदी तट के रास्ते में फिर उस युवक से भेंट नहीं हुई, किंतु विजया रोज सोचती, आज वो जरूर आएगा। इधर जब भी राज बिहारी से भेंट हुई, उन्होंने बातचीत में यह प्रकट ही नहीं होने दिया कि उन्हें उस दिन की तकरार की कोई खबर है। विजया स्वयं संकोचवश उस संबंध में कुछ न कह सकी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पूरा गहन बीत गया। पूस के आने के पहले ही दिन पिता पुत्र राज बिहारी ने कहा, बेटी अब तो ज्यादा दिन नहीं है, सब तैयारी हो जानी चाहिए। विजया ने विस्मित होकर कहा, वे जब स्वेच्छा से घर छोड़ देंगे तभी कुछ होगा। राज बिहारी ने कहा, उसने तो कल घर छोड़ दिया। समाचार से विजया के कलेजे में चोट लगी, पर कुछ देर बाद संभल कर उसने पूछा, उनका सामान वगैरह क्या हुआ? सब ले गए? विलास ने उपहास के स्वर में कहा, सामान में बस एक 3 टांग की खाट थी, उसी पर शायद वह सोता था, उसे मैंने निकालकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। जब चाहे ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं।
सुनकर विजया के मुख पर वेदना उभर आई। रासबिहारी ने लड़के को झिड़क कर कहा, तुम में यही दोष है। मनुष्य जैसा भी हो, उसके दुख में उसके प्रति सहानुभूति दिखाना ही उचित है। मैं जानता हूँ तुम भी उसके लिए हृदय में दुखित हो, परंतु तुम्हें उस दुख को प्रकट भी करना चाहिए। तुमसे उसकी भेंट हुई थी। परंतु विलास बिहारी ने पिता के संकेत को नहीं समझा, बल्कि उसे व्यर्थ करते हुए कहा, मेरे जाने के पूर्व ही डॉक्टर साहब जा चुके थे। न जाने कहाँ का निकम्मा आदमी है। रासबिहारी ने विजया के मन के भाव को ताड़कर क्रुद्ध स्वर में कहा, अपने व्यवहार के लिए तुम्हें लज्जित होना चाहिए, अनुताप करना चाहिए। किंतु विलास ने जरा भी लज्जा या अनुताप प्रकट किए बिना कहा, पराये दुख से दुखित होने की शिक्षा मुझे भी मिली है, परंतु जो घर आकर अपमान कर जाए उसे क्षमा कर सकने का ढोंग मैं नहीं कर सकता। रासबिहारी ने पूछा, कौन अपमान कर गया? किसकी बात कर रहे हो? जगदीश बाबू के सुपुत्र नरेंद्र की। इसी बैठक में वह एक दिन मेरा अपमान कर गया था, तब मैं उसे पहचानता न था। मेरा क्या, इसका भी अपमान करने में उसने कोई कमी नहीं की। विजया ने चौंक कर विलास की ओर देखा। विलास ने कहा, उस दिन अपने को पूर्ण बाबू का भांजा बताकर जो मेरा अपमान कर गया था वही तो नरेंद्र है। उस समय वह अपना यथार्थ परिचय देता तो मैं समझता कि वह पुरुष है। पाखंडी कहीं का। दोनों ने विस्मय पूर्वक देखा कि इस बात को सुनते ही विजया का मुंह वेदना से पीला पड़ गया है। बड़े दिन की छुट्टी में अब विलम्ब नहीं है, इसलिए जगदीश बाबू के मकान का विशाल हॉल मंदिर के लिए तथा अन्य कमरे कलकत्ता से आने वाले अतिथियों के लिए सजाए जा रहे हैं। जो विलास के मित्र हैं वे रासबिहारी के मकान में तथा शेष मेहमान विजया के यहाँ ठहरेंगे। महिलाएं भी यहीं रहेंगी। स्वयं विलास सब प्रबंध की देखरेख कर रहा है। उस दिन सवेरे स्नान करने के बाद नीचे बैठक में जाते हुए विजया ने देखा कि परेश एक हाथ से माँ के आंचल से लैया निकालकर खा रहा है, दूसरे हाथ से गरई का गला सहला रहा है। देखते देखते विजया की आंखें भर आईं। इस घर में यह लड़का विजया से बहुत हिला मिला था। उसने पास बुलाकर कहा, क्यों रे परेश, तेरी माँ ने तुझे यही धोती खरीदी है? राम राम, यह भी कोई किनारा है? परेश ने कनखियों से अपनी धोती के किनारे की विजया की साड़ी के किनारे से तुलना करके देखा। बात ठीक है। विजया ने कहा, मैं तुझे ऐसी ही धोती ले दूंगी यदि तू मेरा एक काम कर दे, पर तेरी माँ या और किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। कहो, क्या काम है? तू तिधड़ा गांव जानता है? हाँ, वही तो है। मैं तितलियां पकड़ने रोज वहीं जाता हूँ। जाता है तो जानता है कि वहाँ सबसे बड़ा मकान किसका है? हाँ, ब्राह्मणों का। वही जो पिछले साल छत से गिर पड़े थे। वही तो गोविंद हलवाई की लैया बताशे की दुकान भी है। 2 पैसे के बताशे ले आएगा। हाँ, पहले एक हाथ में पैसे के 5.5 गंडे ले लूँगा, फिर दूसरे हाथ में 5.5 गंडे गिनवाने के बाद तब उसे पैसे दूंगा, फिर 2 बताशे घलुए के ले लूँगा। क्यों? हाँ, पर साथ ही उससे पूछ लेना कि उस घर में जो बाबू रहते थे वे अब कहाँ रहते हैं। करेगा यह काम? हाँ हाँ, तुम पैसे तो दो, मैं भूलूंगा नहीं। और तेरी माँ पूछे कि कहाँ गया तो क्या कहेगा? उससे थोड़े ही कहूँगा कि बताशे लेने गया था, कह दूंगा उस गांव के नरेन बाबू की खबर लेने गया था। लाओ लाओ, जल्दी पैसे दे दो। विजया को हंसी आ गई। बोली, तू कैसा मूर्ख है रे, माँ से कोई झूठ बोलता है? उससे यही कहना कि बताशे लेने गया था, पर दुकानदार से बाबू का पता लेना ना भूलना। अच्छा, कहकर पैसे लेकर वह दौड़ गया। जिस बात को वह किसी के द्वारा पूछवा सकती थी, उसे जानने में उसे इतना संकोच क्यों हो रहा है? इस पर विचार करती तो विजया इस चोरी छिपे पता लगाने की लाज से मर जाती। इधर उधर की कई चिट्ठियां लिखनी थी, इसलिए विजया टेबल के पास बैठ गई। किंतु चित्त की कुछ ऐसी अवस्था थी कि कई चिट्ठियां लिख लिख कर फाड़ दी। फिर छत पर जाकर परेश के लौटने की राह देखने लगी। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद उसने परेश को दौड़ कर आते हुए देखा। वह नीचे उतर आई। परेश ने चोर की तरह छिपाकर बताशे उसके पास रख दिए और बोला, 2 पैसे के 12 गंडे लाया हूँ माँ जी। दुकानदार ने कहा है कि पैसे के 6 गंडे की बात किसी से ना कहना। और वे नरेन बाबू, वे तो वहाँ नहीं है, कहीं चले गए। गोविंद कहता है, माँ जी 12 गंडे ले जा मेरे सामने से अपने 12 गंडे बताशे। यह कहकर विजय खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी।
उसकी झिड़की से बालक का मुंह उतर गया। वह तेजी से दौड़ता गया, 11 की जगह 12 गंडे बताशे ले आया। फिर भी माँ जी प्रसन्न नहीं हुई। यह सोचकर उसने उदास होकर कहा, इससे ज्यादा तो वो देता नहीं माँ जी। विजया ने लड़के की मनोदशा अनुभव कर कहा, जा तू बताशे खा ले। सब? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। परेश ने समझा माँ जी गुस्से से कह रही, इसलिए बोला, भट्टाचार्य जी से पूछा हूँ माँ जी। कौन भट्टाचार्य जी? क्या पूछ? बात पूरी होने के पहले ही विजया ने देखा कि नरेंद्र चले आ रहे हैं। निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। उधर परेश ने पूछा, यही कि नरेंद्र बाबू कहाँ गए हैं? विजया ने परेशान होकर बात दबाने के लिए कहा, जा, अब पूछने की जरूरत नहीं है। उसके चले जाने पर नरेंद्र ने पूछा, आप नरेंद्र बाबू का पता ही तो जानना चाहती थी? विजया से अस्वीकार करते नहीं बना। हाँ, उसे और किसी दिन जान लूंगी। कोई जरूरत है? क्यों उनका पता जानना चाहती थी? नरेंद्र के साथ तो आपका सब संबंध समाप्त हो गया, फिर आप क्यों उनका पता लगा रही हैं? क्या सब ऋण चुकता नहीं हुआ? अब भी कुछ बाकी है? अगर हो तो अब उनके पास कोई संपत्ति शेष नहीं है कि बाकी ऋण चुका सके। किसने आपसे कहा कि मैं ऋण वसूल करने के लिए ही उनकी खोज कर रही हूँ? इसके सिवा और क्या बात हो सकती है? न वे आपको पहचानते हैं, न आप उन्हें पहचानती हैं। वे भी मुझे पहचानते हैं और मैं भी उन्हें पहचानती हूँ। नरेंद्र हंसा, बोला, यह सच है कि वे आपको पहचानते हैं, किंतु आप उन्हें नहीं पहचानती। मान लीजिए कि मैं कहूँ मेरा ही नाम नरेंद्र है, तो आप? विजया ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा होने पर मैं विश्वास करूंगी और कहूंगी कि यह सच्ची बात बहुत दिन पहले ही आपके मुंह से निकल जानी उचित थी। फूंक मारकर ज्योति बुझा देने पर घर का चेहरा जैसे बदल जाता है। विजया का जवाब सुनकर निमिष मात्र में नरेंद्र का मुंह उसी प्रकार मलिन हो गया। विजया इसे देखकर भी कहती गई, दूसरे के परिचय द्वारा अपनी आलोचना सुनना या छिपकर दूसरों की बातें सुनना, दोनों क्या आपके विचार में एक नहीं है? मेरे लिए तो हैं। फिर भले ही कहिए कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं। इस बार लज्जा से नरेंद्र का मुंह एकदम काला पड़ गया। कुछ चुप रहकर उसने कहा, मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं था। मैंने सोचा था आखिरी दिन अपना परिचय दे दूंगा, किंतु नहीं दे सका। इससे आपकी कोई क्षति हुई है क्या? क्षति हुई भी हो तो हो चुकी, उसे जाने दीजिए। आपसे अब कुछ पूछूं तो क्या क्रोध करूंगा? नहीं। इतना कहते कहते प्रशांत निर्मल हास्य से उसका समस्त मुख उज्जवल हो उठा। इतने दिनों में इतनी बातचीत से भी इस आदमी का जो परिचय विजया ने नहीं पाया था, इस हंसी से एक क्षण में पा गई। उसे जान पड़ा कि इस आदमी का संपूर्ण अंतर बाहर एकदम स्फटिक की भांति स्वच्छ है। जिसने उसका सर्वस्व ले लिया है, उसके प्रति भी इस आदमी के मन में कोई शिकायत नहीं है। विजया नरेंद्र के मुख की ओर आंखें न उठा सकी। सिर झुकाए ही उसने पूछा, आप इस समय ठहरे कहाँ हैं? मेरे दूर के रिश्ते की एक बुआ अब भी जीवित हैं, उन्हीं के घर हूँ। क्या वे लोग आपके विलायत जाने के कारण रहने में ऐतराज नहीं करते? जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वह घर के अंदर नहीं है, फिर भी ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रहा जा सकता। अच्छा सच बताइए, मेरा पता क्यों लगा नहीं थी? पिताजी के नाम कुछ और ऋण निकला है क्या? पर मैं सच कहता हूँ कि नाम से या बेनाम कोई संपत्ति अब मेरे पास नहीं है। केवल एक माइक्रोस्कोप मेरे पास है, उसे ही बेचकर बर्मा यात्रा का खर्च जुटाना है। बुआ की हालत भी खराब है। खाने पीने कहते कहते वह रुक गया। विजया की आंखें भर आईं। उसने सिर फैला लिया। नरेंद्र ने कहा, हाँ मैं प्रोनोट लिख सकता हूँ और भविष्य में ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करूँगा। इसी समय परेश ने आकर कहा, माँ जी बहुत देर हो गई है। माँ कहती है महाराज से खाना परोसने को कहा जाए। सामने की घड़ी की ओर देखकर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ और बोला, ओह 12 बजने वाले हैं। आज आपको बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा कीजिएगा। विजया ने आंसू रोककर पूछा, आप किस लिए आए थे? वह तो कहा ही नहीं। उसे रहने दीजिए, कहकर वह जाने को तैयार हो गया। आपकी बुआ का घर यहाँ से कितनी दूर है? 2 कोस होगा। विजया अवाक सी होकर बोली,
इस कड़ी धूप में आप 2 कोस पैदल जाएंगे, वहां पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे। बजने दीजिए, बजने दीजिए, नमस्कार कहकर नरेंद्र ने पांव बढ़ाए ही थे कि विजया तेजी से दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मेरा एक अनुरोध आज आपको मानना ही होगा। बहुत देर हो गई है, अब आप भोजन किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ भोजन करने में आपको जाति जाने का भय तो नहीं है? सरल हंसी से उसका मुख फिर उज्जवल हो गया। उसने कहा, नहीं, वह डर अब दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान आज मुझ पर बड़े प्रसन्न जान पड़ते हैं। नहीं तो मैं जानता हूँ कि इस समय वहां लौटने पर मुझे क्या खाने को मिलता। खाना खत्म हो चला था कि नरेंद्र ने कहा, इतनी देर तक स्वयं भूखी रहकर मुझे सामने बिठाकर खिलाने की क्या जरूरत थी? और किसी देश में तो यह रिवाज है ही नहीं। विजय ने हंसकर कहा, पिताजी कहते थे उस देश का दुर्भाग्य है जहां स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती और उन्हें पुरुषों के साथ बैठकर भोजन करना पड़ता है। मैं भी वही कहती हूँ। ऐसा क्यों कहती हैं? और देशों की बात जाने दीजिए। इस देश में भी मैंने अनेक घरों में स्त्रियों को पुरुषों के साथ ही बैठकर खाते देखा है। जिन्होंने विलायती रहन सहन सीख लिया है शायद उनके घरों में होता होगा, किंतु सबके यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग न मेम हैं न उनकी चाल चलती हैं। ना चलें, पर वे उचित तो है। जहाँ जो अच्छा है उसे ले लेना चाहिए। क्या अच्छा है? एक साथ बैठकर खाना। फिर जरा हंसकर बोली, आप क्या जानेंगे कि आप लोगों को अपने सामने बिठाकर खिलाने में स्त्रियों को कितनी शक्ति मिलती है। मैं तो अपने और अधिकार छोड़ने को तैयार हूँ, पर इसे नहीं। या क्या, सारा दूध तो वैसा ही पड़ा है। नहीं नहीं, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। मैं कह देती हूँ कि आपका पेट अभी नहीं भरा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, मेरा पेट भरा या नहीं यह भी आप बताएंगी? यह तो बड़ी अद्भुत बात है। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। विजया भी हंस पड़ी, परंतु उसका मुख देखने से मालूम होता था कि दूध ना पीने के कारण उसे क्षोभ हुआ है। दिन ढलने पर विदा लेते समय नरेंद्र ने कहा, एक बात से आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। आपने मुझे धूप में जाने नहीं दिया, बिना खिलाए नहीं छोड़ा, जरा कम खाते देख दुखी हुई। यह सब कैसे संभव है? विजय ने बात टालने के लिए कहा, सब घरों में ऐसा ही होता है, जाने दीजिए। आप कब बर्मा जा रहे हैं? परसों। किंतु मैं तो आपके लिए बिल्कुल ही पराया हूँ। मेरे दुख कष्ट से आपका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तब भी हमारा आचरण देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि मैं आपका अपना आदमी नहीं हूँ। कहीं पीठ पीछे मैं कम न खा लूं, इस चिंता से आप बिना खाए सामने बैठी रहीं। मेरी कोई बहन नहीं, माँ तो बचपन में ही मर गई थी। फिर वे जीवित होती तो भी मेरे लिए इतनी व्याकुल होती या नहीं, मैं ठीक नहीं कह सकता। किंतु आपने मेरे प्रति जो चिंता व्यक्त की उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता, इसे मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं। इसे सत्य कहना आपके प्रति व्यंग होगा और मिथ्या कहने को जी नहीं करता। विजया खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, भद्रता भी तो कोई चीज है, क्या उसे आपने और कहीं नहीं देखा? भद्रता शायद वही हो, कहकर नरेंद्र ने गहरी सांस ली। फिर बोला, आपके मंदिर की निरंतर श्रीवृद्धि हो। आज का दिन मुझे सदा याद रहेगा। अब जाता हूँ। वह थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि अंदर से अस्पष्ट आवाहन सुनाई पड़ा, जरा रुकिए। नरेंद्र के पास आते ही विजया ने कोमल स्वर में पूछा, आपके माइक्रोस्कोप का मूल्य क्या है? नरेंद्र ने कहा, मेरे तो 500 से भी ज्यादा लगे थे, किंतु इस समय मैं उसे 200-250 मिलने पर भी बेच दूंगा। बिल्कुल नया है, कोई ले सकता है। यंत्र बेचने के इस आग्रह से मर्माहत होकर विजय ने पूछा, इतने कम में बेच देंगे? क्या आपका काम हो गया? सांस लेकर नरेंद्र ने कहा, काम तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी स्वयं भी बहुत दिनों से एक माइक्रोस्कोप खरीदने की इच्छा रही है। कल लाकर मुझे दिखा सकते हैं? हाँ, मैं
आपको उसकी सब प्रक्रिया बता दूंगा। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। यह भी एक वैसी ही चीज है। खर्च का और साधन ना होने से भी अच्छा। मैं उसे कल दोपहर को लेकर आऊंगा। जब तक नरेंद्र दिखाई पड़ता रहा, विजया उसे अपलक नयनों से देखती रही। उसके बाद एक कुर्सी पर बैठ गई। उसको जान पड़ा मानो जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक सब कुछ खाली हो गया है। जैसे किसी दिन उसका किसी चीज से प्रयोजन नहीं था और कुछ भी मृत्यु पर्यंत उसके काम ना आएगा। उसे पता भी न चला कि कब दिन डूबा, कब शाम हुई, कब नौकर दीप जला गया। सहसा उसने होश में आकर देखा कि उसके आंसू गिर रहे हैं। न जाने कब से आंसू गिर रहे हैं। उसकी छाती पर की साड़ी भीग गई है। नौकरों ने देखकर क्या समझा होगा। वह बिछौने पर जाकर लेट रही। बहुत देर बाद नींद आ गई। सुबह नींद खुलने पर देखा कि कमरा प्रभात के स्निग्ध प्रकाश से भर गया है। जिस आदमी के साथ जीवन में उसका 5-6 दिनों से अधिक का परिचय नहीं, उसके साथ नींद में भी मानो उसकी अज्ञात वेदना जुड़ गई थी। दिन चढ़ने लगा। सारे कामकाज के बीच भी आंख और कान जिधर लगे थे उसे सोच कर भी विजया को शर्म आती है। वह मन को समझाती है कि यह केवल उस यंत्र को देखने का कुतूहल है, किंतु यह सब समझना व्यर्थ होता है। धीरे धीरे शाम हो चली और विजया का मन निराश हो गया। वह सोचने लगी, जिसे कल ही दूर चले जाना है वह आज इतनी दूर आने का समय ना पा सके तो क्या आश्चर्य। फिर उससे कोई विशेष आग्रह भी तो नहीं प्रकट किया गया। संभव हो उसे अधिक दाम मिला हो और उसने बेच दिया हो। ऐसा हो तो वह मेरे अभिमान का उचित दंड ही होगा। क्या परेश को भेजे, पर वह ढूंढ पाएगा या नहीं। इसी प्रकार तर्क वितर्क करती वह छटपटा रही थी कि परेश ने आकर कहा, माँ जी नीचे चलो, वही कल वाले बाबू आए हैं। हाथ में एक बड़ा भारी चमड़े का बक्सा भी लिए हुए हैं। विजया ने प्रसन्न होकर कहा, तू उन्हें बैठने को कहे, मैं अभी आती हूँ। 2-3 मिनट बाद विजया ने बैठक में प्रवेश कर नमस्कार किया। आज उसके पहनावे और सौंदर्य में कुछ ऐसी विशेषता थी कि नरेंद्र थका सा देखता रह गया। उसकी मुग्ध दृष्टि देखकर विजया शर्म से गड़ गई। माइक्रोस्कोप टेबल पर रखकर नरेंद्र ने कहा, नमस्कार, मैंने विलायत में कुछ चित्र अंकन का कार्य भी सीखा था। मैंने आपको और भी कई बार देखा है, पर आज घर में प्रवेश करते ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि जो चित्र खींचना जानता है उसे आपको देखकर आज लोभ होगा। वाह कितना सुंदर। विजया ने मन ही मन समझा कि यह सौंदर्य के चरणों में निष्कपट भक्त की स्वार्थ गंधहीन निष्कलुष प्रशंसा अज्ञात रूप से उच्छ्वसित हो उठी है। वह यह भी समझ गई कि ऐसी बात केवल इसी आदमी के मुंह से निकल सकती है। फिर भी उसको लगा कि वह अपना यह लज्जा से लाल मुख कहाँ ले जाकर छिपाए। क्षण भर बाद अपने को संभाल कर बोली, मुझे इस प्रकार लज्जित करना क्या आपके लिए उचित है? फिर मैंने तो एक चीज खरीदने के लिए आपको बुलाया था, चित्र खींचने के लिए नहीं। उत्तर सुनते ही नरेंद्र का मुख सूख गया। उसने कहा, मैंने किसी और भाव से यह नहीं कहा था, फिर भी मुझसे बड़ा अन्याय हो गया। अब कभी उसकी अनुताप की मात्रा देख विजया हंस पड़ी और स्निग्ध हंसी से मुंह उज्जवल करके बोली, देखूं आपका यंत्र? इस कमरे में अंधेरा होता जा रहा था, इसीलिए बगल के कमरे में जहां प्रकाश कुछ अधिक था जाकर दोनों एक टेबल के आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए और माइक्रोस्कोप टेबल पर रख नरेंद्र विजया को उसकी प्रक्रिया समझाने लगा। उसने चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के समय जीवाणुओं का भी संकलन किया था और वह सब भी साथ ही विजया को देने के लिए लाया था, जिससे इस खुर्दबीन द्वारा असीम ब्रह्मांड की एक झलक देखी जा सकती थी। वह जी जान से सब कुछ विजया को समझाने लगा।
किंतु उसे तो धुंधला कोहरा सा छोड़ और कुछ दिखाई न पड़ता था। नरेंद्र के प्रबल निश्वास से विजया के खुले केश उड़ते थे और उसके शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। बार बार हाथ से हाथ छू जाने से उसका सारा शरीर अवशिथिल होता जा रहा था। विजया तो डॉक्टर नहीं है, वह जीवाणुओं को पहचान कर क्या पाएगी। बहुत देर तक प्रयास करने पर भी जब विजया की समझ में कुछ न आया तो नरेंद्र खींचकर अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और बोला, जाइए, यह आपके वश की बात नहीं है। मैंने ऐसी मोटी बुद्धि कहीं नहीं देखी। मेरी बुद्धि मोटी है यह आप समझा नहीं सकते। अब किस तरह समझाऊं? आपकी बुद्धि मोटी नहीं है, परंतु आपका मन जो नहीं लग रहा है। मैं बकबक करके मरा जा रहा हूं और आप झूठ मूठ आंख लगाए मुंह नीचा किए हंस रही हैं। कौन कहता है कि हंस रही हूं? ये आपकी गलती है। मेरी गलती है? पर इस यंत्र में तो गलती नहीं है। फिर आप क्यों देख नहीं पाती? आपका यंत्र खराब है, इसी से। इस तरह का शक्तिमान माइक्रोस्कोप आसपास कहीं न मिलेगा। यह कहकर नरेंद्र उसकी जांच करने के लिए ज्यों ही झुका, उसका सिर विजया के सिर से टकरा गया। ओ करके वह सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर बोली, जानते हैं सिर लड़ने से क्या होता है? सींग निकल आते हैं। नरेंद्र ने हंस कर कहा, निकलना हो तो उन्हें आपके ही सिर से निकलना चाहिए। वह तो होगा ही। आपके इस पुराने टूटे यंत्र को अच्छा न कहने के कारण तो मेरा सिर सींग निकलने के लायक है ही। नरेंद्र का मुख सूख गया। उसने कहा, मैं सच कहता हूँ, यंत्र टूटा नहीं है। आप समझती होंगी कि मेरे पास और कुछ न होने के कारण मैं आपको ठग रहा हूँ, किंतु बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका ख्याल ठीक नहीं है। बाद में मालूम होने से क्या होगा? मैं आपको कहाँ पाऊंगी? नरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा। फिर आपने क्यों खरीदने की बात कही थी? बेकार मुझे इतना कष्ट दिया। उस समय आपने क्यों नहीं कहा था कि यंत्र टूटा है? अच्छा, टूटा ही सही। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मेरी इतनी ही हानि हुई कि अब कल न जा सकूंगा। सभी आप जैसे अंधे नहीं होते। मैं कलकत्ता में इसे अनायास बेच लूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। विजया ने गंभीर होकर कहा, अभी कैसे जा सकते हैं? खाकर ही जा सकेंगे। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। है कैसे नहीं? आपको भोजन करना ही होगा। जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर उमड़ती हंसी को रोक कमरे में रूप की लहर बहाकर वह चली गई। चंद मिनटों में ही अपने हाथ में भोजन की थाली लिए लौट आई। टेबल खाली देख विजया ने कहा, इतनी जल्दी यंत्र को बंद भी कर दिया? देखती हूँ आपका गुस्सा बड़ा तेज है। आप ना लेंगी, इसमें क्रोध काहेगा? पर सोचिए, इतनी भारी चीज लादकर इतनी दूर आने जाने में कितना कष्ट हो सकता है। थाली टेबल पर रखकर विजया ने कहा, वह कष्ट तो आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है। खैर, भोजन तो कीजिए। परंतु नरेंद्र उसी तरह बैठा रहा। यह देखकर विजया बोली, अच्छा, आपको लाद कर ना ले जाना पड़ेगा, मैं ही ले लूंगी। नरेंद्र ने अपने को अपमानित समझकर कहा, आपसे दया के लिए तो मैंने कहा नहीं था। उस दिन कहा था जब मामा के लिए सिफारिश की थी। वह दूसरे के लिए था, अपने लिए नहीं। जो हो, यंत्र अब आप लौटाकर न ले जा सकेंगे, यहीं रहेगा। खाने बैठिए। इसका अर्थ कुछ होगा ही। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ, आप खरीदने के बहाने यंत्र मंगाकर रख लेना चाहती हैं क्या? इसे भी क्या पिताजी आपके पास रेहन रख गए? तब तो आप मुझे भी रोक कर कह सकती हैं कि पिताजी, मुझे भी आपके पास रेहन रख गए। विजया का मुंह लज्जा से लाल हो गया। नरेंद्र हाड़ी सा मुंह लटकाए कुर्सी पर बैठा रहा। षष्ठी तत्व का जो अज्ञेय व्यापार है, उसके संबंध में विजया ने बड़े बड़े विद्वानों से बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु जो अंश ज्ञेय है वो कहाँ से शुरू होता है, उसका क्या कार्य है, क्या इतिहास है, क्या प्रकृति है, उसके विषय में इतनी स्पष्ट भाषा में उसने और कभी सुना हो, यह उसे याद नहीं। जिस यंत्र को टूटा हुआ कहकर उसने हंसी की थी, उसी की सहायता से उसने अपूर्व और अद्भुत दृश्य देखे। इस रोगी और पागल सरीखे आदमी को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि उसने डॉक्टरी पास की होगी, किंतु अब उसके ज्ञान की गहराई, दृढ़ निष्ठा
और अद्भुत स्मरण शक्ति को देख विजया अवाक रह गई। इतने पर भी इस आदमी को चिढ़ा देना कितना सरल है। नरेंद्र जब यंत्र एवं जीवाणुओं के संबंध में समझा रहा था तो विजया कुछ सुनती थी, कुछ नहीं सुनती थी। एक टक नरेंद्र के मुंह की ओर देख रही थी और उसकी ईमानदारी और सरलता की बात सोच सोचकर श्रद्धा भक्ति में डूबी जा रही थी। एकाएक नरेंद्र बोला, आप तो सुन ही नहीं रही हैं। सुनती क्यों नहीं हो? अच्छा बताइए, क्या सुना? क्या एक ही दिन में सब कुछ सीख लेते हैं? आप कुछ ना सीख सकेंगी। ऐसा अनमनस्क प्राणी मैंने नहीं देखा। आपने क्या एक ही दिन में सब सीख लिया था? आप एक दिन क्या 100 साल में भी सीख ना सकेंगी। फिर आपको सिखाएगा कौन? आप नहीं तो यह टूटा यंत्र लेगा कौन? आपको लेने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको सिखा ना सकूंगा। तो फिर चित्र खींचना ही सिखा दीजिए, वह तो सीख सकूंगी। नरेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, जिसमें आदमी को नहाने खाने की सुध नहीं रहती, जब वही बात आपकी समझ में नहीं आई तो चित्र खींचना क्या आएगा? विजया ने नकली गंभीरता के साथ कहा, कुछ भी ना सीख सकने पर तो सींग निकल आएंगे। नरेंद्र जोर से हंस पड़ा, बोला, वही आपके लिए उचित दंड है। विजया मुंह फिराकर हंसी को छिपाती हुई बोली, जी हाँ, यह क्यों नहीं कहते कि आप में सिखाने की क्षमता नहीं है? अरे नौकर चाकर कहाँ है? रोशनी क्यों नहीं करते? जरा बैठिए, मैं रोशनी के लिए कह आऊं। इतना कहकर ज्यों ही उसने दरवाजे का पर्दा उठाया कि ठक से रह गई। बैठक खाने में पिता पुत्र राज बिहारी और विलास बिहारी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। लगता था जैसे विलास के मुंह पर किसी ने स्याही फेर दी हो। विजया ने अपने को संभाल कर पूछा, कब आए काका जी? आपने बुलवा क्यों ना लिया? राज बिहारी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, मुझे आए तो आध घंटा हो गया। तुम बात कर रही थी इसलिए नहीं बुलाया। शायद जगदीश का लड़का है, क्या चाहता है? दूसरे कमरे में सुनाई ना पड़े इसलिए विजया ने धीरे से कहा, उनके पास एक माइक्रोस्कोप है, बेचना चाहते हैं, वही दिखा रहे थे। विलास ने गरज कर कहा, ठगने के लिए और जगह नहीं मिली उसे? विजया के मुंह का भाव देखकर राज बिहारी ने झड़क कर कहा, जो जानना नहीं है उसके बारे में राय देना ठीक नहीं, पर जो हो, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या है? कौन है कालीपद? उस कमरे में रोशनी करने जा रहा है। जा उन बाबू से कह दे कि हम लोग उसे खरीद ना सकेंगे, वे जा सकते हैं। विजया ने सहमते हुए कहा, मैं लेने का वचन दे चुकी हूँ। राज बिहारी, क्या दाम मांगते हैं? 200 रुपए। 200? तब तो विलास ने झूठ नहीं कहा। जा कालीपद, उनसे जाने के लिए कह दे।